हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पाठशाला। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 को, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, मीन्स फाइबर टू फैब्रिक। किस प्रकार से हम तंतु से वस्त्र बना पाते हैं, उसके बीच की प्रोसेस क्या होती है, इस प्रकार हम देखेंगे कि कैसे हम लोग वस्त्र का निर्माण कर पाते हैं। तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। उन्हें प्राप्त पुरस्कार राशि अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में फंस गए। उन्हें क्या देखी? वस्त्रों की विस्तृत विविधता देखी, मतलब उन्हें बहुत सारे वस्त्र देखे। तो दुकानदार ने उनको समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है, कुछ संश्लेषित कृत्रिम है, उनके पास ऊनी मफलर शाल भी है, दुकान में बहुत सारी रेशमी साड़ियाँ भी। तो उन लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कपड़े दे रखे, और दुकानदार ने भी उनको यही समझाया कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वस्त्र हैं। यहाँ पे सूती है, कोई रेशमी है, कोई ऊनी है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी देखते हैं कि वस्त्र सब अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर कोई ऊनी वस्त्र होता है तो वो ऊन का बना होता है, अगर रेशमी होता है, चिकना वस्त्र होता है तो वो रेशम का बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने बहुत अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं। तो उसी वस्त्र की विविधता को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग 3.1 को देखते हैं कि 3.1 में क्या दे रखा है। तो 3.1 को हम देखेंगे कि वस्त्रों में विविधता। तो यहाँ दे रखा है कि क्रियाकलाप 1 में आपको एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े पे लेबल लगाना है कि ये सूती है, ये रेशमी है। ठीक है, इसमें इतना ही बता रखा है। हम लोग सेकंड क्रियाकलाप से स्टार्ट करेंगे। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे को कोई ढीला धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। हमको क्या करना है? कपड़ा लेना है और उसका एक सिरे पर कोई ढीला धागा ढूंढने की कोशिश करना। और अगर धागा नहीं मिलता है तो हम पिन से उसको निकालेंगे, बाहर खींचेंगे धीरे धीरे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। तो हमको क्या पता चला है कि तागे जब एक साथ हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो हमारे सामने वस्त्र तैयार हो जाता है, मीन्स वस्त्र बनता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये तागा किससे बनता है। ठीक है, तागा किससे बनता है, तो हम लोगों को ये देखना है कि ये तागा किससे बनता है। तो आइए हम क्रियाकलाप 3 में देखेंगे। क्रियाकलाप 3 बोलता है, किसी सूती वस्त्र के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखना है और इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को, ठीक है, उस तागे के टुकड़े को एक सिरे को पकड़ना है और दूसरे को अपने अंगूठे से खरोचना है। आप लोगों ने ऐसे घर में भी प्रैक्टिकल करके कभी देखा होगा कि हम लोग धागा लेते हैं और उसको 2-3 बार खुरुच देते हैं तो उसमें से छोटे छोटे हमको रेशे दिखाई देते हैं, लड़ियाँ दिखाई देते हैं, और उसमें वो लड़ियों में टूट जाता है धागा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें बता रखा है कि यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में टूट जाता है, मीन्स विखंडित हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें चित्र में दे रखा है। इस प्रकार से हमारा धागा विखंडित हो जाता है। अब सुई में धागे पिरोने या डालने के प्रयास करते समय भी ऐसा हम लोग कभी सुई में धागा पिरोते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो धागे के आगे का जो मुंह रहता है उसमें से बहुत सारे रेशे निकल जाते हैं, जिसके कारण हम लोग सुई में धागा नहीं पिरो पाते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारा धागा रहता है वो छोटी छोटी बहुत लड़ियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, कई बार धागे का सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नोके से गुजारना कठिन हो जाता है। ताकि को ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से बनी होती है। मतलब जो पतली लड़ियाँ हमको दिखाई देती है वो और अधिक पतली लड़ियों से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तंतु। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तंतु। इसी को क्या कहते हैं? फाइबर। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। अब वस्त्र कैसे बनते हैं? तागों या धागों से मिलकर बनते हैं, तथा ये तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। मतलब वस्त्र तागों से मिलकर बना है और तागे
तंतुओं से मिलके बने हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? पहले हमारा क्वेश्चन था कि ये तागे कहाँ से आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर ये तंतुओं से मिलके बनते हैं तो ये तंतु हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों से तथा जंतुओं से प्राप्त। अगर हम वस्त्रों को ले तो यहाँ पे सूती, रेशमी, ऊनी के तंतु या तो पेड़ पौधों पादपों से प्राप्त होंगे या तो जंतुओं से प्राप्त होंगे। आपने जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं कि भेड़ को देखा होगा, भेड़ की जो खाल रहती है, उसके जो बाल रहते हैं, उससे हम लोगों को उससे वूलन बनता है, मीन्स स्वेटर बनते हैं। तो इसी प्रकार से ये क्या प्राकृतिक तंतु बोलते हैं इनको, जो कि प्राकृतिक है, जो हमको या तो जंतुओं से या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनका निर्माण हम नहीं करते हैं, वो प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रुई तथा जूट, जिसको पटसन भी बोलते हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण। जैसे रुई है, रुई क्या होती है, हमको रुई का पौधा होता है, खेतों में रुई की खेती होती है, उससे हमको रुई प्राप्त होती है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम हमको कैसे? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ या बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है, ये सभी को मालूम है, भेड़ या बकरी से प्राप्त होता है। और इसी प्रकार खरगोश, याक तथा ऊँटों के बाल से भी हमें प्राप्त होती। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वस्त्र भी बनते हैं उनसे भी, ठीक है। और रेशमी तंतु हमें रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। एक रेशम कीड़ा होता है, उसके कोकून से रेशमी तंतु खींचा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगले पैराग्राफ में हमारा दे रखा है कि हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। पहले क्या होता था कि प्राकृतिक तंतु जो नेचुरल मिल रहा है, बस उसी से हमारे वस्त्र का निर्माण होता था। अब पिछले लगभग कुछ 100 साल से क्या हुआ, तो पिछले 100 साल से ऐसे रासायनिक पदार्थ हो जिनका स्रोत पादप तथा जंतु से नहीं होता है। जिनका स्रोत क्या है? पादप और जंतु नहीं है, पेड़ पौधे और जंतुओं से नहीं प्राप्त हो रहा है। ये काय से प्राप्त हो रहा है? तो इन तंतुओं का निर्माण किया जाता है, मीन्स इन तंतुओं को किसी केमिकल द्वारा बनाया जाता है, जिसे संश्लिष्ट तंतु मीन्स कृत्रिम तंतु कहते हैं, जो कि हमारे द्वारा बनाया जाता है, वो प्राकृतिक नहीं होता है। जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है, ठीक है। पॉलिस्टर, नायलॉन ये सब केमिकल से बने हुए होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं 3.3 को देखें तो इसमें दे रखा है कुछ पादप तंतु। अब सम प्लांट फाइबर। अब कुछ पादप तंतु को हम लोग देखेंगे कि हमको पौधों से कौन से तंतु से प्राप्त होते हैं। तो हम पहला लेते हैं रुई, कॉटन, जो हमारे सामने होती है। सभी ने रुई को देखा होगा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों, तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। हमने कुछ रुई ली, उसे खींचा, हम खींचते हैं तो उसमें से बारीक बारीक रेशे निकलते हैं। इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? छोटी छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं वो कपास तंतुओं से बनी हुई। अब वो भी क्या, कपास जो है वो तंतुओं से बनी हुई है, छोटे छोटे तंतुओं से बनी हुई। अब ये रुई कहाँ से आती है? तो ये रुई कहाँ से आती है? तो इसे खेतों में उगाया जाता है। रुई को कहाँ उगाया जाता है? खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली, मीन्स जहाँ की जो मिट्टी हो वो काली हो, और जलवायु उष्ण, मीन्स वहाँ का जो मौसम हो वो गर्म मौसम हो, वार्म क्लाइमेट हो, वहाँ पे ये खेती रुई की जाती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो हाँ, गुजरात में हमारे यहाँ है जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कपास पादप के फल, कपास गोलक, लगभग नींबू की माप के होते हैं। हमारे जो कपास के जो पौधों से प्राप्त जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? नींबू के आकार के होते हैं। जब वो पूरे पक जाते हैं तो उसमें से क्या होता है? बीज टूट जाता है। पहले वो एक गोले के समान होते हैं, उसके अंदर होता है, और जब वो पूरी तरह पक जाते हैं तो वो बीज क्या हो जाता है? टूट जाता है, और हम उस बीज को ऐसे देख पाते हैं टूटा हुआ, जिससे कि हमको कपास नजर आती है।
तो देखेंगे हम पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और हम कपास तंतुओं से ढके बिछोने को कपास बीज को देख पाते हैं। मतलब कपास बीज पे ऐसे वाइट वाइट कलर का कपास तंतु से ढका हुआ होता है, उसको हम लोग देख पाते हैं। ऐसा कपास खेत आपने देखा है तो नीचे आप देखिए यहाँ पे दे रखा है कपास खेत, जिसे बिल्कुल श्वेत जैसा कैसे लग रहा है, जैसे कि बर्फ़ का कोई खेत ढका हुआ हो, बर्फ़ से ढका हुआ हो। इस प्रकार से ये खेत दिखाई देता है जब कपास के गोले पक जाते हैं, जब उसमें से कपास निकलने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं, साधारणतः इन कपास के बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा अलग किया जाता है। मतलब जो कपास के जो पौधे रहते हैं उसमें जो गोले गोले रहते हैं जिसमें से कपास निकलती है, उसको हाथ से तोड़ तोड़ के अलग किया जाता है। इसके पश्चात जब हम लोग उसको अलग कर लेंगे तो उसमें से हम लोगों को बीज भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बीज के साथ टूटती है वो। तो आप लोगों ने कभी गांव में देखा होगा कि ऐसी बीज रहती है, उसके अंदर उसके आसपास कपास होती है, तो उस बीज को भी अलग किया जाता है। तो उस विधि को हम बोलते हैं कंकतन, और कंकतन से उसको अलग किया जाता है। कंगे टाइप कुछ रहता है उनके पास औजार, उससे वो अलग किया जाता है। उस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिनिंग करना। ये देखिए आप नीचे ये कपास ओटी जा रही है। तो और आजकल क्या हो गया है कि कुछ मशीनें भी हो गई है जिसके द्वारा कपास को ओटा जाता है। ठीक है, हाँ। तो हम लोग अब जूट पढ़ते हैं कि जूट क्या होता है, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो पटसन तंतु को पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु जो होता है, जो जूट का तंतु होता है, जो फाइबर होता है जूट का, वो हमको उस पौधे के तने से प्राप्त होता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। जब भी रेनी सीजन होती है तो इसकी खेती की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से कहाँ पे उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। मतलब जो पटसन का पौधा रहता है, जब उसमें पुष्प आने लग जाते हैं तो उसमें उसको काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। इस प्रकार जब फसल काट दी जाती है उसके बाद जो तने रहते हैं उनको जल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनसे तंतु पृथक हो जाते हैं। मीन्स जब भी उसे जल में रखा जाता है तो उसमें धीरे धीरे करके कुछ समय में उसके तंतु अलग हो जाते हैं और हमको तंतु प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम लोग उसको वस्त्र बनाने के लिए या तागे बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है ना। इन तागों को तंतुओं में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, तंतुओं को तागों में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा 3.4, सूती तागे की कताई करना। मीन्स सूती तागे की कताई मीन्स क्या होगा कि अब हमको उसको बनाना है, वस्त्र बनाने के लिए उसको तैयार करना है। तो उसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे वो इसमें, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि सूती जो तागा रहता है उससे कताई मीन्स उस तागे से, उस तंतुओं से, जो मान लो कोई तंतु है उससे तागा कैसे बना रहे हैं, उससे स्पिनिंग कैसे कर रहे हैं, उसकी कताई कैसे कर रहे हैं, इसको इसमें देखेंगे। तो हम लोग क्रियाकलाप 4 में देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे की तर्जनी के बीच में कुछ रुई चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर निकलते हुए खींचिए, रेशों को ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? आप लोगों ने देखा है कि अपन क्या करते हैं, रुई लेते हैं, उसको थोड़ा सा खींचते हैं, लंबा करते हैं और फिर उसको गोल 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 घुमाते हैं, तो हमारे सामने एक पतली पतली लड़ियाँ बनने लग जाती है। जैसे कि हम लोग एक
दिए की बत्ती बनाते हैं ना, उसी प्रकार से ये बता रहा है। ठीक है, छोटे छोटे रेशों को ऐंठना मीन्स उनको ऐसे दबा के और बनाना। तो उससे क्या कर रहा है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कर रहे हैं। तो रेशों से क्या कर रहा है, जो छोटे छोटे रेशे हैं उससे वो क्या बना रहा है, तागा बना रहा है। उस प्रक्रिया को ये क्या कह रहा है, कताई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग बोलते हैं। तो अब स्पिनिंग कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागे बन जाते हैं। मतलब ये बता रहा है कि हम लोग जब एक ओर से इस रुई के एक धागे को खींचते हैं तो क्या होता है, वो रेशे खींचने के बाद जब हम उसको पकड़ते हैं तर्जनी उंगली और अंगूठे की सहायता से और उसको दबाते हैं तो वो रेशे क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और कताई होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हमारा धागा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब धागे की और भी कई तरकीब रहती है, अलग अलग मशीन रहती है जो कि हाथ से होता है, जैसे कि तकली और चरखा, इनसे भी धागे का निर्माण होता है, जो कि गांधी जी उसका प्रयोग करते थे, चरखा और तकली। अब चरखा यहाँ पे दे रखा है, तो चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों की बुने वस्त्रों, खादी पहनने तथा ब्रिटेन की मिली आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी ने क्या किया कि जो हाथ से हम लोग वस्त्र बना रहे हैं, जो हाथ से धागा बना के और फिर वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, उसी का प्रयोग करने के लिए कहा, और ब्रिटेन से जो आयातित कपड़े होते थे उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग का नाम दिया। उनने क्या किया, ब्रिटेन से जो आयातित कपड़े आते थे उनका बहिष्कार किया और जो कपड़े हाथ से बनाए जाते थे उनको क्या, खादी ग्राम उद्योग का आयोग का एक नाम दिया। ठीक है, वृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब क्या है यहाँ पे, वृहद पैमाने पर मतलब बड़े बड़े पैमानों पर धागों को कताई का कार्य किया जाता है, धागों की कताई का कार्य किया जाता है, जिससे कि हम वस्त्र आसानी से बना पाए। अब हम देखते हैं कि ये तागों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो हम 3.5 में देखेंगे। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती है, इनमें 2 प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। बुनाई को बोलते हैं वीविंग और बंधाई को बोलते हैं निटिंग। अब इसको मैं आपको पढ़ा देती हूँ कैसे करना है। कि क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागे के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं। मतलब बुनाई कैसे की जाती है कि तागों के जो 2 सेट रहते हैं, 2 तागे को एक साथ व्यवस्थित करके और फिर बुनाई की जाती है, जिसे इंग्लिश में वीविंग कहते हैं। आप कागज़ की पट्टियों का यूज़ करके भी 2 अलग अलग कलर की लो और उस प्रकार से आप उसकी बुनाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 5 में आप यहाँ नीचे पिक्चर देखिएगा, इसमें 2 तरह के कागज़ ले रखे हैं, उनकी पट्टियाँ बना रखी है जो कि रेड और ग्रीन है, और इस प्रकार से उन्हें 2 सेटों से व्यवस्थित करके एक पट्टियाँ बनाई हैं। ठीक है, और एक डिज़ाइन उन्हें बना दी। और सेकंड जो विधि होती है ना, वो नीटिंग होती है, जिसमें एक धागे का उपयोग करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक धागे का उपयोग करके वस्त्र बनाया जाता है। अब आपने ये भी देखा होगा यहाँ पे ऊन की सलाई की सहायता से स्वेटर बुनी जा रही है। ठीक है, तो ऊन का जब स्वेटर बनता है तो वो 2 सलाई की सहायता से बुना जा रहा है। तो इस प्रकार भी वस्त्र का निर्माण किया जाता है, ऊनी वस्त्रों का निर्माण। तो इसी प्रकार से हमने पढ़ा है कि किस किस प्रकार के कौन कौन से वस्त्र होते हैं, इसमें यही है। और हम अब 3.6 में पढ़ते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास, कि वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या रहा है।
तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से प्रतीत होता है कि वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं की चर्म समूह, मतलब पहले के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, वो पत्तियां, जंतुओं की खाल, ये सारी चीज़ों का सहारा लेते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ और घास फूस की चटाइयाँ बनाई, डोलियाँ बनाई, टोकरियाँ बनाई, लताओं और जंतुओं की ऊन, बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र बनाया। फिर उन्होंने क्या करा कि इन चीज़ों से ही वस्त्र बनाना उनने शुरू किए। अब पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। पूर्व में क्या होता था, पहले क्या होता, रुई थी, तो रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो कि गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। फ्लेक्स भी एक पादप है जिन्हें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होती है। जिससे क्या होता है, प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है फ्लेक्स से। प्राचीन मिस्र, आगे पढ़ते हैं हम लोग, में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की खेती नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कारों के साथ लोगों ने नए वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। अब धीरे धीरे क्या होता गया, उन्हें कपड़े बनाना भी स्टार्ट किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आने लगी। ठीक है, कोई साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ, ये सारी चीज़ें सिली जाने लगी। इनका उपयोग वस्त्रों के रूप में होने लगा। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार अब वस्त्रों में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। अब नीचे एक डायग्राम दे रखा है, वो आप देखें कि हम एक प्रैक्टिकल बता रखा है पूरा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो ठीक है, कपास गोलक है, कपास की खेती हुई, कपास का गोला बना। ठीक है, गोले का जब बीज फूटा तो हमको कपास मिली। अब कपास को ओटा हमने, उसको इकट्ठा करा। अब कपास को ओटा तो उसमें से रेशे निकले। उन छोटे छोटे रेशों को हमने एक साथ ऐंठन किया, एक साथ इकट्ठा करा उनको अपनी उंगली की सहायता से और कुछ मशीनों की सहायता से, जिसको कताई बोलते हैं। ठीक है, जिसको स्पिनिंग बोलते हैं। और स्पिनिंग बन के जो हमारा धागा बना है, उससे हमने बुनाई की या बंधाई की। दो प्रकार की हमने विधियां पढ़ी है, बुनाई और बंधाई। एक वीविंग है, एक नीटिंग है। एक में दो प्रकार के धागों को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है और एक में एक प्रकार के धागे से ही वस्त्र को बनाया जाता है। इस प्रकार से हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। अब हमने इसके मुख्य शब्दों को पढ़ लिया है। रुई पढ़ लिया हमने, वस्त्र पढ़ा है, तंतु पढ़े हैं, कताई, बुनाई और तागा, ये सब हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। तो आओ हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री और अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे कि सूती, ऊनी, पॉलिस्टर। तो क्या है, बताया गया है कि वस्त्रों में विविधता होती है, अलग अलग टाइप की, कोई सूती, ऊनी, पॉलिस्टर के होते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। ठीक है, अब वस्त्र तागों से बनते हैं। सबसे पहले हमने तंतु को देखा, मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा कि तागा कैसे बना है। ठीक है, तागा क्या होता है, फिर तागा कैसे बना है, तंतु कैसे बने हैं, रेशे। तो इसी प्रकार से हमने पूरा देखा कि वस्त्र कैसे बनते हैं। तो वस्त्र तागों से बनते हैं, वस्त्र तागों से बनते हैं और तागे कैसे बनते हैं, तंतुओं से। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या फिर कृत्रिम। ठीक है, या तो संश्लिष्ट होते हैं या फिर प्राकृतिक होते हैं। रेशम, ऊन, जूट प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से, रेशम, ऊन और जूट। और जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर क्या है, कृत्रिम तंतु। ठीक है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट हमको पादपों से मीन्स पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो तंतु हमको प्राप्त होते हैं उससे हम जब धागा बनाते हैं, जैसे हमने वो उदाहरण लिया था कि रुई को एक तरफ से खींचा और फिर उसको ऐंठन किया, एक साथ उसके रेशों को करा तो लड़ियाँ बनी, उसी को कताई कहते हैं, स्पिनिंग। धागों की बुनाई दो प्रकार की होती है जिससे वस्त्र बनता है। दो प्रकार की बुनाई भी हमने पढ़ ली है, बंधाई और बुनाई। ठीक है, इस प्रकार हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना
न भूलें। थैंक यू सो मच।